हाँ तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे आगे होंगे सारे के सारे। ठीक है, जो नहीं आए वो आ जाएंगे। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर? यस या नो? यस सर, आ रही है। ओके, तो अपन ने कल 3 ऋतुएं की थी। हेमंत, शिशिर, वसंत। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो ग्रुप में तो आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे अब भी पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर जितना फैट जो होता है हमारा, जो सर्दियों में होता है सर, एक बार बमन में हो जाता है सही वो? नहीं, वो वमन कर्म एक प्रोसेस है। आप एक बार कराओ, जैसे कि फिर दोबारा कराओ। कौन सी व्याधि है कि नॉर्मल व्याधि है, कितना कब जमाओ, उसके अनुसार। एक बार वमन से कुछ नहीं होता, प्रोसेस होता है 3 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का। ठीक है, ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज करते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु, समर। अब गर्मियां हैं, गर्मियां तो आप चलो चल ही रही हैं इस समय। देखो जून का महीना चल रहा है तो गर्मियां मतलब मिड जून से मिड अगस्त है ना, या मिड मई से मिड जुलाई। हाँ, मिड मई से मिड जुलाई, क्योंकि अपन ने कल टाइम देखा था ना। देखो यहाँ पे लिखा होगा ग्रीष्म मिड मई से मिड जुलाई। तो इस समय अपनी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मतलब वर्तमान में ये ऋतु चल रही है जो अपन आज स्टडी करेंगे। तो देखना आप कितना ऋतुओं के अनुसार चल रहे हो, कितना ऋतुओं के अनुसार अपन काम कर रहे हो, उस हिसाब से देखना। सूर्य अति तीक्ष्ण होकर मनुष्य के स्नेह को नष्ट करता है, वात वृद्धि करता है। मतलब अब सूर्य अति तीक्ष्ण मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अति तीक्ष्ण मनुष्य के स्नेह, जो मतलब अपने शरीर में स्नेहांश है, मतलब एक तरीके से जो कोमलता है, स्निग्धता है, उसको नष्ट करता है। सारे दिन गर्मी में खड़े रहो, देख आपको पता लग जाएगा कितनी गर्मी पड़ रही है। तो स्नेह को नष्ट करता है, और स्नेह नष्ट हो जाएगा तो मतलब कब कम हो रहा है, मतलब समझो कब खत्म हो गया पूरी तरीके से बॉडी में, तो मतलब वात। अगर स्नेह खत्म हो गया मतलब कब खत्म हो गया, कब खत्म हो गया तो वात की वृद्धि, मतलब वात की वृद्धि होती है। अब इस समय अपने प्रेजेंट टाइम में वात की वृद्धि है। तो क्या करना है अपन? वात नाशक व कफवर्धक। वात का नाश हो ऐसे काम करना हो, कफवर्धक कफ बढ़े बॉडी में ऐसे काम करो, वह पित्त नाशक कर्म करो। अब पित्त नाशक क्यों आए यहाँ पे? ठीक है भाई, वात नाशक तो इसलिए करना है क्योंकि वात वृद्धि कर रहे हैं अपन। कफवर्धक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कफ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक वात का नाश हो जाएगा। लेकिन पित्त नाशक क्यों बोला? पित्तनाशक इसने बोला क्योंकि सूर्य की जो तीक्ष्णता है, गर्मी है, उसकी वजह से भी पित्त बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए पित्तनाशक कर्म स्पेशली भी आया है साथ में। साथ में पित्तनाशक एक सह, मतलब बोलते हैं ना, सहायता के रूप में। तो सहायता के रूप में पित्तनाशक भी आपको कर्म करने हैं। तो सिंपल सी बात है कि सूर्य अति तीक्ष्ण होकर मनुष्य के स्नेह को नष्ट करता है, इसलिए वात वृद्धि होती है। तो वात वृद्धि हो गई तो ऐसे काम करने हैं अपन को कि वात का नाश हो, कफ बढ़े, और पित्त का भी नाश हो साथ में। क्योंकि पित्त यानी क्या होता है? एनर्जी, ऊष्मा। अब शरीर की जो गर्मी, पहले ही वातावरण में गर्मी है बहुत ज़्यादा, अपने शरीर की भी गर्मी बढ़ेगी तो एक तरीके से नुकसान होगा ना बॉडी को। तो इसलिए यहाँ पे पित्तनाशक भी आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या काम करने भाई, बात तो बता दी आपने, अब करना क्या है? मधुर अन्न, मतलब मधुर रस। मधुर यानी मीठा। ठीक है, स्वादु, ऐसा भोजन जिसमें मीठा हो, जैसे कि गुरुता मतलब कफ वाला। मधुर से क्या होता है? कफ बढ़ता है, तो मधुर रस खा लो। लघु, जल्दी पचने वाला। शीतल, ठंडा। स्निग्ध द्रवों का सेवन करें। ये सब है ना, ये सब क्या होता है कि एक तरीके से वात का नाश करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे और पित्त का नाश करेंगे, ये सारे द्रव। शीतल जल से स्नान के बाद शर्करा युक्त सत्तू ले। सत्तू जानते हो क्या होता है? सत्तू कौन बताएगा? यस सर। दो, जो सर जौ के बने होते हैं वो। हाँ, जौ के बने होते हैं। जौ को सेकने के बाद जो आटा तैयार होता है, उसको पीसने के बाद में उसको बोलते हैं सत्तू। अपन ने बचपन में कहानियाँ सुनते थे, गुरु शिष्यों की, जो एक सत्तू को घोल के पी लिया, वो वाला सत्तू। मतलब एक तरह से जौ होते हैं ना, जौ। जौ आप जानते होंगे। ठीक है, उनको पहले भिगोते हैं। भिगोने के बाद में उनको सिकाई करते हैं, बजरी में या रेत में, जैसे भी गर्म रेत में। सिकाई करने के बाद में उसको आटे की तरह पीसा जाता है, और जो उसके जौ का छिलका है वो बाहर निकाल दिया जाता है छान के, और जो आटा होता है उसको
शीतल जल में स्नान के बाद, मतलब ठंडे पानी से नहाओ गर्मी में, तो सिंपल सी बात है, गर्मी में कौन से पानी से नहाना चाहिए? ठंडे पानी से। अब उस स्नान के बाद में सुबह क्या करना चाहिए? शर्करा युक्त मतलब मीठा सत्तू पीना चाहिए आपको। मतलब उस सत्तू में चीनी मिला के उसको घोल के सुबह एक गिलास सत्तू पीना चाहिए। अब कौन पी रहा है इस समय? तो अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं मोस्टली ज़्यादा बच्चे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ऐसे चल रही है जैसे कोई सी अमृत हो, लेकिन बहुत नुकसानदायक है। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए अपने जो आयुर्वेद में बताया सत्तू का सेवन करें। कोई मेहमान आए आपके घर में तो आप उसको सत्तू पिलाओ, ठीक है, उसको भी अच्छा लगेगा। सत्तू मीन्स एक तरीके का आटा, ठीक है, जौ का आटा, ठीक है, जौ का आटा होता है, सिके हुए जौ का आटा। अब जौ क्या होता है? मतलब एक होता है पैना सा, नुकीला सा, एक गेहूं की, गेहूं देखा आपने? अभी कमेंट आया कि भाई सत्तू क्या है, मैं बता रहा हूँ, सत्तू होता है जो जौ होता है उसका आटा होता है, सिके हुए जौ का आटा होता है सत्तू, ठीक है रक्षिता? सर जो मीन्स क्या बोल रही हो? ओट्स, ओट्स बोलते हैं जो के लिए। हाँ ओट्स, ओट्स का फ्लेवर मतलब आटा, ठीक है। हाँ सर। अभी देखो यहाँ पे अगला है साली धान्य को। देखो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको इंग्लिश वर्ड मिल जाएगा। कम क्या, मेरी इंग्लिश वैसे ही कमज़ोर, मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन अब तो काफ़ी कुछ सीख लिया अब, क्योंकि मैं भी बोलने की कोशिश करता हूँ, क्लासें लेता हूँ इंग्लिश की। फिर भी बहुत से वर्ड होते हैं उनकी इंग्लिश नहीं आती, तो मैं देखो जो कमी होती है वो सामने बोलता हूँ, छुपाता नहीं हूँ। तो सत्तू है ना, साली सर धान, हाँ बोलो। सर हाँ शर्मिष्ठा बोलो। हाँ सर, सत्तू शायद चना दाल का पाउडर को सत्तू बोला जाता है, उसको रोस्टिंग करके होता है, चना दाल का रोस्टिंग को सत्तू बोला नहीं जाता है देखो मैं शायद, बताऊँ आपको, जितना मुझे पता है मुझे लग रहा है सर। नहीं चने का नहीं होता। चने को आप फ्लेवर के तौर पे ऐड कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो होता है ना, मतलब मेजोरिटी वो जौ की होती है, ठीक है। चने को आप ऐड कर ओ सकते हो हमारे वेस्ट में अरे सत्तू चने दाल से होती है सर। ओके ओके सर। आप चने को बस ऐड कर सकते हो फ्लेवर के लिए, लेकिन जो मोस्टली होता है सत्तू जौ का ही होता है, ठीक है। जो मेजोरिटी होती है जो द्रव्य सत्तू में जौ होता है। साली धान्य को जांगल मास रस ले, देखो गर्मी चल रही है तो इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्लास भी लंबी चलेगी कोई टेंशन नहीं है। साली धान्य को जांगल मास रस से ले। अब ये साली धान्य, साली धान्य क्या है? ऐसे फसल जो जिनमें कांटे लगे होते हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, ठीक है। तो ये बोलता है साली धान, मतलब गेहूं को, जौ को जांगल मास। जांगल मास यानी क्या होता है? ऐसा प्रदेश, ऐसा देश जो जांगल हो। तीन तरह के देश पड़े थे ना, साधारण, आनूप और जांगल, फर्स्ट चैप्टर में। तो जांगल वहाँ पे पशु पक्षियों का, उस मास के साथ आपको साली धान्य खाना है, मतलब उस मास के साथ, ऐसे मतलब गेहूँ की रोटी, जौ की रोटी उस जांगल मास के साथ खानी है। क्लियर? ग्रीष्म ऋतु में पतला मांस रस पीवे। अब देखो यहाँ पे पतला मांस रस आया, पतला मांस रस का क्या मतलब है? कि इतना पतला भी मत पियो कि बिल्कुल कुछ उसमें पोषक तत्व ही ना आए, मतलब मीडियम, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, मतलब मीडियम मांस रस पीना है। अब मांस सर रस यहाँ क्या? मास की मीनिंग क्या है? क्या? यहाँ मास का मतलब क्या है? मांस, मीट, मीट रस। जांगल मांस यानी जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी उनका मीट, ठीक है। मतलब ऐसे प्रदेश में जहाँ पे जांगल मांस, और यहाँ पे देखो मांस रस। मांस रस क्यों बोला है? क्योंकि एक तरीके से अपन ज़्यादा मांस अपन पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अग्नि बहुत मंद होती है ग्रीष्म में, तो यहाँ पे मांस रस की बात आई है। जांगल मांस रस आया, देखो यहाँ पे साली धान को जांगल मांस रस से ले। मांस नहीं आया, मीट नहीं आया, उसका रस, मीट का रस, ठीक है। पतला मांस रस पीवे। रसाला, रसाला क्या होती है? लस्सी, लस्सी आप जानते हो छाछ से बनती है। राग, राग क्या होता है? खट्टी मीठी चटनी। साड़व, साड़व क्या होता है? खट्टी चटनी। एक होती है खट्टी मीठी चटनी, एक होती है खट्टी चटनी। तो राग यानी होता है खट्टी मीठी चटनी, साड़व यानी होता है खट्टी। पानक, अब पानक क्या है? पानक एक तरीके से अपन जो बनाते हैं ना, कैरी का पानी, छाछ, ठीक है, मैंगो, आमरस, जितने भी ये चीज़ें बनाते हैं उसमें अगर अपन खट्टी चीज़ मिला दें, इमली या अनार मिला दें, तो हो जाता है पानक। पानक चैप्टर नंबर 6 में भी आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पानक का मीनिंग समझ लो, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई जल तैयार किया, जैसे कि आपने चिंचा, इमली का पानी तैयार किया, कैरी का पानी तैयार किया, ठीक है, या आपने कोई ऐसी चीज़ तैयार की जो आम रस तैयार किया, कुछ भी, उसमें अगर अपन ने इमली मिला दी
या फिर अनारदाना मिला दिया तो वो हो जाता है पानक। ठीक है, पीने योग्य मतलब पीने का पानी होता है सर्दियों में। आजकल तो कोल्ड ड्रिंक होने जगह ले ली, लेकिन ये देखो गर्मियों में ऐसी चीज़ें, कोई मेहमान आए तो आपको पानक पिलाना चाहिए। ठीक है, तो पानक से क्या होगा, आपको एक तो नया टेस्ट मिलेगा, आप घर में भी बना सकते हो, डेली डेली पी सकते हो, क्योंकि इस समय ग्रीष्म चल रही है आपको पता है, तो आराम से आप पी सकते हो। देखो जैसे कि ना खजूर है, खजूर आप जानते हो, जैसे में खजूर लगे हुए हैं पेड़ में। ठीक है, मुनक्का, मुनक्का आप जानते हो, जो बड़ी बड़ी आती है ना, किशमिश से बड़ी वाली आती है मुनक्का, ऐसा पानी में मसल के उनको पानी बना लिया। ठीक है, उसका रस निकाल लिया और पानी में उसको घोट लिया, अब उसमें इमली डाल दी, इमली डालने के बाद थोड़ा अनार डाल दिया, ये पानक तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला आया पंचसार। पंचसार यानी क्या होता है कि पंच यानी पाँच, पाँच वस्तुओं का सार मिलाया जाता है। कौन कौन सी हैं पांच वस्तुएं? मधु, खजूर, मृतिका, पुरुष, सीता मतलब सीताफल, एक तरीके से मतलब पांच सार। कहने का मतलब आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको ये वर्ड याद करना है कि इसमें पांच वस्तुओं का एक रस तैयार किया जाता है जो पिया जाता है गर्मियों में। ये आप है ना चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में स्टडी करोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आयुर्वेदा में अधूरी नहीं बताई, उसको डिटेल से वर्णन किया। जैसे पानक आएगा, ये साडव, राग, रसाला, ये सब कैसे बनते हैं, ये आप सेकेंड ईयर में बनाना भी सीखोगे बाकायदा, कि कितना पानी लेना है, कितना ये फ्रूट लेना है, कितनी चीनी लेनी है, कितना नमक लेना है, ये सब आप सेकेंड ईयर में सीखोगे बनाना। ठीक है, अब मैं यहाँ इनका प्रोसेस बताऊँ बनाना कैसे है, तो फिर वो सेकेंड ईयर का काम हो जाएगा, इसलिए अपन ओनली नाम याद रखते हैं। और जैसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पंचसार यानी पांच चीज़ों का सार इसमें मिलाया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? शहद हो गया, खजूर हो गया, प्रोशक हो गया, सीताम्र हो गया, मतलब पंचसार, इनको मिला के तैयार किया जाता है वो पंचसार। पानक आप समझ ही गए, मुनक्का के पानी हो गया, इमली का पानी हो गया, बहुत सारे तरह का पानी होता है जो अपन गर्मियों में पीते हैं। तो क्लियर हो गई 5 लाइन, काफ़ी धीरे चल रहे हैं आज, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। शशांक किरणें सेवन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, शशांक किरणें सेवन। अब इसका देखो मीनिंग अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया, तो अष्टांग हृदय की पढ़ रहे हैं अपन, तो अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान में इसका मीनिंग बताया, तालिसपत्र, मिश्री और कपूर, इनका सेवन करना ही शशांक किरण सेवन कहलाता है। ठीक है, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में बताया है कि तालिसपत्र, एक मतलब तालिस का पौधा होता है, ठीक है, उसका पत्र यानी उसके पत्तों का चूर्ण, मिश्री, कपूर का सेवन रात्रि में करना चाहिए। जो गर्मियों में है उसमें आपको शशांक किरण सेवन मतलब तालिसपत्र, मिश्री, कपूर, इन तीनों का सेवन करना चाहिए। अब इसको बोलते हैं तालिस चूर्ण वटक। तालिस चूर्ण वटक में कौन कौन से आते हैं? तालिसपत्र, मिश्री और कपूर। कोई आपसे बोल दे कि तालिस चूर्ण वटक लेके आओ, तो आप क्या क्या लेके आओगे? तालिसपत्र, मिश्री और कपूर, इसको बोलते हैं शशांक किरण सेवन। ये इंपॉर्टेंट है, शशांक किरण सेवन। ठीक है, शशांक, बहुत से बच्चे खरगोश से समझ लेते हैं कि भाई खरगोश के साथ बैठ के ऐसे अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका मीनिंग है तालिसपत्र, मिश्री, कपूर। ये इंपॉर्टेंट है, हेडलाइन इसको स्टार मार्क कर लेना। कब करना चाहिए? रात्रि में करना चाहिए, जैसे कि सूर्य की मतलब चंद्रमा की किरणों में बैठ के आराम से इसका सेवन करना चाहिए। शर्करा मिश्रित माहिस क्षीर, चीनी मिला भैंस का दूध पीना चाहिए। माहिस क्षीर यानी, माहिस यानी भैंस, क्षीर यानी दूध का सेवन करो। तो आप पीते हो ना रात को सोने से पहले, मतलब तो ये रात की बात है, शर्करा मिश्रित माहिस क्षीर का सेवन करो। इससे क्या होगा? भैंस का दूध सबसे गाढ़ा होता है, कफवर्धक होता है, और अपन ने यहाँ लिख दिया पहले ही कि कफवर्धक। शर्करा भी कफवर्धक होती है, मधुर होती है, और भैंस का दूध सर्वश्रेष्ठ है, स्निग्ध है, गाढ़ा है, और वो सर्वश्रेष्ठ कफ को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए शर्करा मिश्रित माहिस मतलब भैंस का दूध पीना चाहिए। चंद्रमा की चांदनी में रात बिताएं, आपको रात में छत पे सोना चाहिए, खुले आंगन में सोना चाहिए, कि चंद्रमा की चांदनी, जैसे चंद्रमा की चांदनी आपके शरीर पर पड़ेगा, कि चंद्रमा की शीतलता वो आपको शरीर को शीतलता प्रदान करेगी, क्योंकि सारे दिन गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा। तो चंद्रमा क्या है? शीतल है, उसकी जो किरणें वो शीतलता प्रदान करती हैं बॉडी को। इसलिए आजकल तो एसी वाले मकान हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन गाँव वाले बच्चे जो गाँव के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि बाहर खुले आंगन में सोना या छत पे सोना कितना अच्छा लगता है और कितनी अच्छी सुकून वाली नींद आती है। तो चंद्रमा की चांदनी में रात बितानी चाहिए। रात्रि छोटी होनी तथा दिन में तेज़ गर्मी होने से, मतलब रात छोटी है ना गर्मियों में, और दिन बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि 7 से 7:30 बजे दिन छपता है,
तेज़ गर्मी होने से केवल इस ऋतु में ही दिन में सोना उचित है। कहने का मतलब है ओनली गर्मी ऋतु में आप सो सकते हो दिन में, नहीं बाकी कोई सी भी ऋतु में आप दिन में नहीं सो सकते। यह साफ क्लियर लिखा आचार्य ने कि रात्रि छोटी होने से, दिन में तेज़ गर्मी होने से केवल इस ऋतु में दिन में सोना उचित है। आप इस ऋतु में सो सकते हो 1 घंटा या 2 घंटा, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन अन्य ऋतु में तो बिल्कुल ही नहीं सो सकते। क्लियर? तो इस ऋतु में आप सो सकते हो। इस ऋतु में मैथुन से दूर रहना चाहिए, मतलब सेक्स इस ऋतु में त्यागना चाहिए, इसको मतलब दूरी बनाए रखनी चाहिए। आचार्यों ने इसका टाइम काल भी बताया कि महीने में 1 बार करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब पूरी ऋतु में 2 बार। त्याज मतलब क्या नहीं करना है इस ऋतु में? मद्य क्या है? शराब का सेवन नहीं करना है। अगर आपको शराब का सेवन करना ही है, दारू पीनी है, ओल्ड मग पीनी है, मतलब कोई ऐसे हैवी ब्रांड पीनी है, विस्की वाइन, तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा, अगर 1% मतलब मद शराब है तो बाकी उसका 3 या 4 गुना उसमें पानी मिलाना चाहिए। इतना पतला पीना चाहिए। आचार्यों ने पहले ही इसको बता दिया। हो सके तो अवॉइड करो, आप पीनी नहीं है। लवण कटु अम्ल रस, मतलब अम्ल रस का अधिक मात्रा में सेवन बिल्कुल मना है। लवण कटु इनका मतलब अधिक, देखो सेवन तो सबका करना है, लेकिन ये बताया अधिक में बिल्कुल नहीं करना। व्यायाम त्यागना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करते हैं गर्मियों में, क्योंकि पसीना आता रहता है, उसको लगता है कोई फैट बर्न हो रहा है, वो नुकसानदायक होता है। तो व्यायाम से बचना चाहिए और सूर्य की किरणों से, सीधा सूर्य की किरणों में संपर्क में नहीं आना चाहिए। अब तेज़ गर्मी में सीधे सूर्य की किरणों में संपर्क में आएगा तो लू लग जाएगी, त्वचा को नुकसान पहुंचेगा, वो बात अलग है। तो अब आप बताओ, आप इन कर्मों का सही पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो गर्मियों में? दिन में सोना चलो अच्छी बात है, तो दिन में तो सोते हैं, चल मैं भी सोता हूँ, ठीक है, लेकिन अपन जो सेवन कर रहे हैं, क्या चीज़ें सेवन कर रहे हैं? जैसे कि ज़्यादा तो अपन लवण कटु ऐसी चीज़ें ज़्यादा सेवन करते हैं, ठीक है, मोस्टली। लेकिन अपन को क्या करना है? भैंस का दूध पीना है, शशांक किरणें सेवन करना है, सत्तू पीना है, खट्टी मीठी चटनी खानी है, शीतल लघु और मधुर अन्न खाना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक छोटी सी थी ग्रीष्म ऋतु समर रिजमेंट, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, मैं आगे बढ़ूँ। नो सर। ओके। सर, आपने कहा कि सर ये जो बताया इसमें कि जांगल मास यूज करना चाहिए, तो सर जांगल मास में तो वात बढ़ता है ना, उसमें आपने बताया था चलो ये कि बात वात तो, ये तो इंक्रीज करता है, तो हम लोगों हाँ, को तो वात कम करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन, मैं यही सोच रहा था कोई ने पूछा क्यों नहीं अभी तक। देखो जांगल मांस रस है। पहली बात तो ये बात भूल जाओ कि ये मांस है, ये मांस रस है, जांगल मांस रस, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो इसका जो रस निकलेगा ना वो ऑटोमेटिकली लघु हो जाएगा। देखो यहाँ पे लघु है और ये नॉर्मल, मतलब एक तरीके से मधुर की। यहाँ पे ओनली जांगल मांस आता ना तो प्रॉब्लम आती, ठीक है। ये रस है, तो रस से मैंने इसलिए समझाया भी था, तो थोड़ा आपका कोई बात नहीं। जांगल मांस रस है, मैंने बताया था कि ये रस लिखा हुआ है, जांगल मांस रस, तो ये इसमें आ जाता है मधुर में और लघु में। अगर ये जांगल मांस हो जाता तो वो प्रॉब्लम आ जाती। और यहाँ पे जांगल मांस रस इसलिए बोला है क्योंकि ये जांगल प्रदेश है, उसके क्या होते हैं, फुर्तीले होते हैं वहाँ के जीव जंतु, ठीक है, जैसे कि एक तरीके से फुर्तीले, एक्टिव पर्सन, इस वजह से व्यक्ति को वो रस दिया जाता है, जांगल मांस रस। आप मोस्टली देखना ना, कहीं भी मांस रस की बात आएगी तो 90% यही रहेगा कि जांगल मांस रस आएगा, ठीक है। कोई ऐसी रेयर कंडीशन में आपको आनुक मांस की बोले जाएगी, नहीं तो मोस्टली या तो जांगल मांस या जांगल मांस रस की बोली जाएगी। चलो अच्छा क्वेश्चन है सलमा आपका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु चर्या, डाउट क्लियर हुआ या दोबारा कुछ समझाऊं मैं? जी सर, समझ में आया। ओके, तो अपन करते हैं वर्षा ऋतु चर्या। तो देखते हैं ध्यान से। रेनी सेशन, तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। इसकी एक लाइन है, तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। इस लाइन पर भी ध्यान मत दो, क्यों प्रकोपित होते हैं अभी बता दूंगा। अत्यधिक मंद अग्नि रहती है, अत्यधिक मंद अग्नि हो जाती है, क्यों हो जाती है कोई टेंशन नहीं है, अभी बता दूंगा। इस लाइन पे आते हैं फिर क्लियर होगा। ग्रीष्म काल आधान काल का चरम उत्कर्ष है, मतलब कहने का मतलब है सबसे लास्ट स्टेज है। अपन आदान काल की 3 ऋतुएं पढ़ी थी ना, शिशिर वसंत ग्रीष्म, तो ग्रीष्म काल आदान काल की सबसे लास्ट की ऋतु है। इसमें
मंद हुई, ये मद की जगह मंद है, मैं सही कर दूंगा इसको। इसमें मंद हुई अग्नि, मतलब जो आदान काल में जो अग्नि मंद होती जा रही थी धीरे धीरे गर्मी में आके बिल्कुल कम हो गई, ठीक है। तो इसमें मंद हुई अग्नि वर्षा काल में और भी मंद हो जाती है। तो और भी मंद हो गई तो क्या हुई, अत्यधिक मंदाग्नि किस में रहती है, ये बात इंपॉर्टेंट की है। तो सबसे कम 6 ऋतु में सबसे कम अग्नि किस में रहती है, वर्षा ऋतु में। तो और भी मंद हो जाती है क्योंकि आकाश में बादल छाए रहते हैं, भूवाष्प से, तुषार, हिमकण मिश्रित शीतल वायु के चलने से, पानी के दूषित होने से, ये सब कारण फैक्टर काम करते हैं और भी मंद अग्नि करने में। कैसे, आकाश में बादल छाए रहेंगे, सूरज निकलेगा नहीं, वैसे ही बादल छाए रहते हैं, ठीक है। भूवाष्प से, मतलब अब गर्मियों में मान लो आपको पता ना, बोलते हैं मस्का पड़ रहा है भाई, उमस पड़ रही है, तो उमस की वजह से। तुषार, हिमकण मिश्रित, अब जो बादल हैं, बरसात हो रही है, उसकी वजह से क्या है कि ठंडी ठंडी वायु बहेगी तो भी अग्नि मंद होगी। और पानी के दूषित, मतलब अब बरसात में जो पानी होता है, नदी नाले तालाब, वो सब दूषित हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जो कचरा है मिल के आ जाता है, तो दूषित होने से ये सब क्या करते हैं, अत्यधिक मंद अग्नि करते हैं। ये लाइन क्लियर हो गई इस लाइन से। अब इस लाइन को समझते हैं, तीनों दोष कैसे प्रकोपित हुए। मंद अग्नि के कारण वातादि दोष दूषित होकर, मतलब मंद अग्नि हो गई तो वात पित्त कफ, वातादि दोष का मीनिंग है वात पित्त कफ, कि तीनों दोष। देखो रोग कैसे उत्पन्न होता है, मोस्टली आयुर्वेदा में रोग उत्पन्न होता है मंद अग्नि की वजह से। तो मंद अग्नि के कारण वात आदि दोष दूषित होकर एक दूसरे को दूषित करते हुए रोग उत्पत्ति करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मंद अग्नि हो गई तो मान लो कुछ खाएंगे जो पचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पचेगा, तो वात दूषित होगा, पित्त दूषित होगा, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे को दूषित करेंगे। अतः इस ऋतु में साधारण ऋतु से रहना चाहिए, मतलब इस ऋतु में आपको ज़्यादा फावफंदा करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहो, रिलैक्स रहो, मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करना कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। अब बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी इस टॉपिक से, कि अतः इस ऋतु में साधारण ऋतु से, साधारण का मतलब है कि नॉर्मल, जैसे आप रहते हो ना, कोई विशेष काम नहीं करते, स्पेशल नहीं, नॉर्मल की तरह रहो। कैसे, अब क्या करना है इस ऋतु में स्पेशली, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए, मुझे ये बताओ पहले, कि अत्यधिक मंदनी क्यों हुई और तीनों दोष प्रकोपित क्यों हुए। हेलो, यस सर। ओके। कहने का मतलब ये है कि भाई ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम अग्नि हो गई आदान काल की वजह से, लेकिन उससे भी ज़्यादा अग्नि मंद हो गई वर्षा ऋतु में। क्यों हुई, इसका कारण यहाँ पे दे दिया। तीनों दोष प्रकोपित क्यों है, अगर एक जब अग्नि मंद हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली अग्नि मंद होने की वजह से शरीर में सारी क्रियाएं है ना डिनफंक्शन हो जाती है, मतलब एक तरीके से रुकावट की पैदा हो जाती है, कोई सही ढंग से काम ही नहीं करता, तो तीनों दोष ऑटोमेटिकली प्रकोपित होने लग जाते हैं। अब ये बात होगी दोनों लाइन। अब यहाँ से आते हैं, भोजन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अग्नि को प्रदीप्त करने वाले द्रवों का प्रयोग करना चाहिए। अब ये क्लियर हुई ना बात, क्योंकि अब अग्नि ठीक हो जाएगी तो दोष भी ठीक हो जाएंगे। तो अपन तीसरी लाइन यही आई कि भोजन में विशेष सावधान रखिए, अग्नि को प्रदीप्त करने वाले द्रवों का प्रयोग करना चाहिए, कि अग्नि को बढ़ाओ ताकि ये भी दोष भी ठीक हो जाएं। तो अपन को ऐसे क्रम इसमें करने चाहिए वर्षा ऋतु में। इस ऋतु में आस्थापन वस्ती का अनुवासन के साथ साथ विधिवत प्रयोग करना चाहिए। अब आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती, ये वस्ती के टाइप्स हैं, ठीक है। अब वस्ती क्या होता है, एक तरीके से मैंने आपको बताया था एनीमा, ठीक है, वो समझने के लिए बता रहा हूँ। एनीमा एक अलग प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस तो सेम ही है, लेकिन आप समझने के, जैसे एनीमा लगाते हैं ना गंदगी को बाहर निकालने के लिए, वैसे ही रोग मतलब दोष जो दूषित दोष है उनको बाहर निकालने के लिए वस्ती लगाई जाती है अपने NS मार्ग से या गुदा मार्ग से, ठीक है। तो इस ऋतु में आस्थापन वस्ती का अनुवासन के साथ, अब क्यों लगाते हैं वस्ती, क्यों लगाते हैं वस्ती, किसकी चिकित्सा है, सबसे श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा किसकी है वस्ती, कौन बताएगा। अपन ने वात की। करेक्ट। तो वात, आपको पता है ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय हुआ, क्योंकि गर्मी थी तो ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय हुआ, तो उससे अगली वाले ऋतु में क्या होता है, उसका प्रकोप होता है। तो प्रकोप ना हो, उसका शोधन हो जाए उसी समय, रोग उत्पन्न ना करे, इसलिए अपन बस्ती लगा देते हैं। जैसे अपन ने बमन कराया था ना वसंत ऋतु में, क्योंकि पहली वाली सर्दियों में क्या कब का संचय हो गया था, इसी तरह गर्मियों में क्या हुआ, वात का संचय हो गया। अब वात प्रकोपित हो रहा है किसमें, वर्षा में, तो वात वर्षा में प्रकोपित हो रहा है, तो अपन बस्ती लगा रहे हैं ताकि रोग उत्पन्न ना हो, पहले से ट्रीटमेंट कर दिया। तो अपन को इस ऋतु में आस्थापन वस्ती का अनुवासन के साथ विधिवत प्रयोग करना
चाहिए खाने, मतलब अपन को बस्ती का यूज़ कर लेना चाहिए। देखो यहाँ पे मुदंग यूज जांगल मास रस, देखो जांगल मास रस फिर आया, मैंने अभी बताया था मोस्टली जांगल मास रस ही आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल लघु होता है, हल्का होता है और हर तरीके से पौष्टिक होता है। जांगल मास रस बनाते कैसे हैं, उबाल के मांस, जैसे मांस को पानी में उबाल के, ठीक है, उसको छान लेते हैं, जिसके पोषक तत्व हैं जो पानी में आ जाते हैं। मुदंग यूज यानी होता है मूंग का पानी, जैसे कि 18 गुना पानी लिया, 1 किलो मूंग ली, 18 किलो पानी लिया, उनको रख दिया, अग्नि चला दी, मतलब पकाने लग गए। अब जब तक पानी जलता रहा, मतलब आधा पानी बचा, 9 गुना या 4 गुना, मतलब जितना भी पतला बनाना उसके हिसाब से, तो 8 गुना पानी बचा या 4 गुना पानी बचा, उसको फिर छान लिया, वो हो गया मुदंग यूज, मतलब मूंग का पानी, मतलब एक तरीके से दाल का पानी। जांगल मास रस वही है भाई, मतलब जो मांस होता है उसको पानी में उबालने के बाद जो मांस छान लेते हैं, जो पानी तैयार होता है उसको जांगल मास रस। मधु यानी शहद, अरिष्ट आदि का, अरिष्ट क्या होता है, अरिष्ट यानी होता है किण्वन के माध्यम से जो पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ, जैसे द्राक्षारिष्ट आपने आयुर्वेदा में सुना होगा, अमृतारिष्ट, ये सब किण्वन के माध्यम से बनते हैं, एक दवाइयाँ के तौर पर होता है अरिष्ट। जैसे मैं खुद अमृतारिष्ट का सेवन किया है पिछले 2 मंथ से, मैंने अरिष्ट आदि का प्रयोग करना चाहिए, ये एक तरीके से आयुर्वेदिक औषधि है, ठीक है। पेय लिक्विड, जैसे कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता लेकिन द्राक्षारिष्ट पीता है, क्योंकि सेम प्रोसेस है, सेम स्वाद है, सब कुछ सेम टेस्ट है, सेम काम है उसके, तो ये एक तरीके से लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से पीते हैं, भाई 2 ढक्कन लेना है, उस तरीके से ये अरिष्ट काम करता है। तो मुदंग जूस, जांगल मास रस, मधु, अरिष्ट आदि का प्रयोग करना चाहिए। इनसे क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि को दीप्त करने वाला लघु सुपाच्य, लघु यानी जो जल्दी पचे, क्योंकि मंद अग्नि में पच जाए उसको बोलते हैं लघु, क्योंकि मंद अग्नि है ना, इसलिए लघु भोजन दे रहे हैं ताकि वो मंद अग्नि में पच जाए। सुपाच्य, पचने योग्य भोजन। रुचिकारक, ऐसे नहीं कि मन नहीं है भोजन खाने का और उसको खाने के बाद में और ज़्यादा मन ना हो, तो रुचिकारक, भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला ऐसा भोजन खिलाना चाहिए। और ताज़ा, मतलब गरम गरम, या फिर मतलब एक तरीके से ना ताज़ा, बासी ना हो, ऐसे नहीं 2 दिन का रखा हुआ भोजन हो, ताज़ा भोजन खिलाना चाहिए, जो तुरंत तैयार हो वो भोजन, ठीक है। भोजन को संस्कारित करने में मधु, शुंठी, भोजन को संस्कारित करने में मधु, शुंठी, सवर्चल को बोलते हैं काला नमक का प्रयोग करें। संस्कारित मतलब और टेस्टी बनाने में, गुणों में चेंज करने के लिए आपको क्या क्या यूज़ करना है, शहद मिला दो उसमें, सौंठ मिला दो, काला नमक का प्रयोग करें। संवर्चल एवं पंचकोल, अब पंचकोल क्या है, पंच यानी 5 में क्या आ जाता है, पीपली, पीपली मोल, चव, चित्रक, सोट, चैप्टर नंबर 6 में ये डिटेल में आएगा, आपको ये याद कर लेना अभी। और ये इंपॉर्टेंट में आता है कि पंचकोल को लिखिए, पंचकोल क्या होता है, पीपली, पीपली मोल, चव, चित्रक, सोट, ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, पंचकोल को लिखिए, लेकिन मैंने अभी बता दिया, यहाँ पे लिख दिया। मिश्रित मस्तु, मस्तु यानी दही का पानी, ये भी चैप्टर नंबर 6 का है, दही का पानी का उपयोग करना चाहिए। भोजन को संस्कारित का मतलब है उसको अच्छा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, उसके गुणों में चेंज करने के लिए, वो होता है संस्कार करना। संस्कार मतलब कुछ ऐड करना, कुछ पॉजिटिव गुण ऐड करना। तो उसको मान लो खट्टा मीठा बनाना है आपको, कुछ ऐसा करना है, तो आपको क्या क्या मिला सकते हो, मधु, सौंठ, काला नमक, या फिर पंचकोल मिला सकते हो, पीपली, चव, चित्रक, सौंठ का जो चूर्ण है वो, या फिर दही का पानी का उपयोग करना चाहिए। ओके, आगे बढ़े। पानी को सर्वथा शुद्ध करके ही उपयोग करना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पहले ही लिख दिया था, देखो पीछे वो लिख दिया था कि पानी के दूषित होने से अग्नि जो अत्यधिक मंद अग्नि रहती है, तो यहाँ पे पहले लिख दिया पानी को सर्वथा शुद्ध करके ही उपयोग करना चाहिए। तो किसका पानी पीना चाहिए, कुएं का पानी पीना चाहिए, कुएं का पानी शुद्ध होता है। त्याज मतलब क्या काम नहीं करना है आपको, नदी का जल का पीना नहीं, क्योंकि नदी का जब बरसात होती है उस समय तो जितने भी गंदगी है वो नदी में जाती है बह के साथ में। और ऋतुओं में तो क्या होता है कि वो गंदगी बैठी रहती है, वो जो गंदगी है वो मतलब नीचे बैठ जाती है, क्योंकि बहुत दिन हो गया पानी को बहते हुए, या फिर जो ज़मीन की गंदगी है वो ज़मीन पे ही रहती है, जा नहीं पाती। लेकिन बरसात के टाइम पे क्या होता है, पानी के साथ बह के नदी में मिल जाती है, इसलिए नदी का जल नहीं पीना चाहिए। उद्मंत, जल में घोला सत्तू, आपको देखो गर्मियों में सत्तू पीने के लिए बोला था, बरसात में मना किया गया है, तो जल में घोला सत्तू, इसको क्या बोलते हैं, उद्मंत, ठीक है। आपको बरसात के टाइम पे सत्तू नहीं पीना चाहिए। दिवा सपन, दिन में नहीं सोना चाहिए, गर्मियों में सोने के लिए बोला था लेकिन बरसात ऋतु में मना कर दिया, मतलब किसी भी ऋतु में नहीं सोना है,
परिश्रम, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए और धूप से बचें। मतलब जो भी धूप पड़ती है ना, तीक्ष्ण वाली धूप पड़ती है, क्योंकि गर्मियों में अचानक से धूप पड़ती है बरसात के बाद में, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। ये सारे काम आपको बचाने के लिए है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो अभी, इस ऋतु से संबंधित, वर्षा ऋतु से संबंधित कोई है बच्चा डाउट? सर वर्षा ऋतु में अग्नि बढ़ाने के लिए सिर्फ व्यायाम करना चाहिए? हाँ, व्यायाम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लेकिन देखो स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने बताया सर्द ऋतु सबसे बेस्ट है व्यायाम स्टार्ट करने के लिए। जो शीत ऋतु है ना, उसमें सबसे बेस्ट है व्यायाम को स्टार्ट करने के लिए। आप अग्नि बढ़ाने के लिए व्यायाम कर सकते हो, लेकिन जो अपनी कैपेसिटी है, देखो यहाँ पे पहले ही मना कर दिया, परिश्रम। तो व्यायाम किस में आता है? परिश्रम में। ठीक है, तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले से कर रहे हो तो आप कर सकते हो। आप परिश्रम करोगे तो आपका शरीर नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि पहले से आपका शरीर कमजोर है, अग्नि पहले से मंद है, ना आप कुछ पचा पाओगे ना कुछ खा पाओगे, और उससे और व्यायाम करने के बाद में आपको बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में आपकी अग्नि दीप्त हो जाएगी, एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। आप मान लो आज आपने व्यायाम स्टार्ट किया, ठीक है, जो वर्षा ऋतु में, और अचानक से आपको कि एनर्जी, अब एक्सरसाइज कर रहा है व्यक्ति तो उसको चाहिए क्या? एनर्जी। अब एनर्जी आपने कुछ ज़्यादा हैवी ले लिया, आपने भोजन बहुत ज़्यादा, मतलब पनीर खा लिया भाई, ठीक है, एनर्जी चाहिए, अब वो पचा ही नहीं, पहले तो शरीर में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए टाइम लगता है फॉलो करने के लिए एक चीज़ को। जैसे आपने आज व्यायाम स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही व्यायाम करोगे थकान होगी, थकान होने के बाद में सिंपल सी बात है, आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए आप कुछ खाओगे तो पचेगा नहीं वो, क्योंकि अग्नि मंद है आपकी। अब पचेगा नहीं तो देखो थकान तो ऐसे हो गई, ऊपर से अब आपने खा लिया हैवी भोजन। कौन है ये बच्चा? शिवानी सिंह अपना, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूटी कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो परिश्रम के लिए मना किया, तो आप अग्नि को बढ़ाने के लिए स्पेशली नहीं कर सकते। आपको बहुत धीरे धीरे लो लेवल से 0% से धीरे 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 स्टार्ट करना है। ठीक है, अब है शरद ऋतु। आपने सोचा भाई व्यायाम करने से अग्नि बढ़ती है तो अपन व्यायाम कर सकते हैं, अग्नि बढ़ जाएगी। आपने ये तो नहीं सोचा उस समय कि एनर्जी भी चाहिए व्यायाम करने के लिए अपन को, और एनर्जी तो है ही नहीं बॉडी में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है व्यायाम स्टार्ट करने का शरद ऋतु। अगर उसमें स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप बसंत में कर दो। ठीक है, ये 3 ऋतुएं ऐसी होती हैं इसमें आप व्यायाम स्टार्ट कर सकते हो। तो अब करेंगे शरद ऋतु। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन हो जाना, ठीक है? सभी बच्चे को दोबारा ज्वाइन होना है ना।